प्रोपोजिशन देख लीजिए, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, यानी सभी मनुष्य मरणशील हैं। ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, सभी मनुष्य मरणशील हैं। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या हुआ, किसके बारे में बात हो रहा है। सब्जेक्ट सेंटेंस में पढ़े होंगे ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, ठीक है। मनुष्य के बारे में। हाँ, तो मनुष्य के बारे में बात हो रहा है, तो मनुष्य क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। जिसके बारे में बात हो रही हो वो सब्जेक्ट। प्रेडिकेट को ग्रामर में ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट, या फिर विषय वस्तु भी इसको कहते हैं कि किस बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये पता चल गया। अब जो बात हो रही हो वो क्या है, मॉर्टल, जैसे है मरणशील, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। उसका जो गुण है वो ऑब्जेक्ट हो गया, या प्रकृति, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग प्रेडिकेट भी कहते हैं, तो हम प्रेडिकेट यूज किए हैं तो यहाँ पे प्रेडिकेट ही लिख देते हैं। PREDICATE, प्रेडिकेट, ठीक है। अब इसमें देखिए बीच में एक जगह पे आर है, दोनों को जोड़ रहा है, इसको हम लोग कहेंगे कॉपुला। तो समझ में आ गया तीन चीज, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और कॉपुला क्या है। अब क्वेश्चन आ जाएगा वो, व्हाट इज कॉपुला। अभी कॉपुला क्या होता है, ठीक है। तो आप क्या बोलिएगा, कॉपुला वो होता है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जोड़ता है, ठीक है। वो नहीं होता है जो कि सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है। सिंपल सा चीज है। टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन में क्या है कि प्रोपोजिशन जो है ना दो प्रकार के होते हैं, कैटेगरिकल और कंडीशनल। तो ये प्रोपोजिशन हो गया, इसको हमने विभाजित कर दिया दो भागों में। कैटेगोरिकल, कंडीशनल। ठीक है, तो दो चीज होता है, कैटेगरिकल और कंडीशनल प्रोपोजिशंस क्या होता है, ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। पहले इसका ना एक डायग्राम बना देते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके की देखेंगे क्या होता है। तो कंडीशनल जो होता है, कंडीशनल में भी पुनः तीन प्रकार के होते हैं कंडीशनल में। हाइपोथेटिकल, दूसरा डिसजंक्टिव, अल्टरनेटिव। लिखते चलिएगा साथ में। कैटेगरिकल में पुनः दो पार्ट हुए, एक पार्ट कहलाया पार्टिकुलर, एक कहलाया यूनिवर्सल। तो इस तरीके से दो तरह के कैटेगरिकल प्रोपोजिशन हुए, कौन कौन से, यूनिवर्सल कैटेगरिकल और पार्टिकुलर कैटेगरिकल।
और कंडीशनल अगर की बात की जाए तो कंडीशनल जो है प्रपोजिशन वो 3 प्रकार के, हाइपोथेटिकल कंडीशनल, डिसजंक्टिव कंडीशनल और अल्टरनेटिव कंडीशनल। सबके बारे में बताएंगे, अभी केवल चार्ट ड्रॉ कर दे रहे हैं। यूनिवर्सल में पुनः 2 प्रकार के, अफर्मेटिव निगेटिव। इसको आप पॉजिटिव या निगेटिव भी कह सकते हैं, ठीक है। एफर्मेटिव अगेन पर्टिकुलर में भी, एफर्म का मतलब होता है हाँ करना, ठीक है, और निगेटिव का मतलब होता है ना करना। तो हाँ और ना। अब इन सब का हम लोग एग्जाम्पल देंगे कि क्या होता है, ठीक है, देखेंगे कि क्या होता है। अब देखिए, यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो गया, यूनिवर्सल निगेटिव हो गया, पर्टिकुलर अफर्मेटिव हो गया, पर्टिकुलर नेगेटिव हो गया, कैटेगरिकल के जो इस तरीके से है। तो अब हम लोग जो है इसको देखेंगे कि किस तरीके से जो है ना ये चीज होगा। सर थोड़ा सा नीचे कीजिए बस। इस सबका नाम दिया गया है। अफर्मेटिव के लिए ए यूज होता है, नेगेटिव के लिए ई यूज होता है। ए ई आई ओ यू, 5 जो वॉवेल्स है ना उसी में यू को हटा दीजिए, तो इसका नाम है। इसको कहते हैं, जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव रहेगा उसको कहेंगे ए स्टेटमेंट, यूनिवर्सल निगेटिव रहेगा उसको कहेंगे ई स्टेटमेंट, आई स्टेटमेंट और ओ स्टेटमेंट, ऐसे करके। अब इतना लंबा तो नहीं ना बोलेंगे। अफर क्या बोलेंगे उसको कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव कैटेगरिकल प्रोपोजिशन, इतना लंबा नाम तो बोलेंगे नहीं, तो ए स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ देख लीजिए, ई वाला जो स्टेटमेंट है इसको क्या कहेंगे, यूनिवर्सल निगेटिव कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, इतना लंबा नाम नहीं बोलेंगे, सीधा हम लोग बोलेंगे ई स्टेटमेंट, ठीक है। ये आप लोग को याद करना होगा, इसको जो है ना लिख करके बना करके जितना बार भी हो, ये जो वहां पे याद होना चाहिए कि कौन सा क्या स्टेटमेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो है ना ये फ्लो चार्ट आपके सामने रहेगा नहीं, तो फ्लो चार्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है। हो गया सर। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए स्टेटमेंट क्या होता है। ए स्टेटमेंट का नाम कौन बताएगा, कॉपी में जो लिख के रखे हैं देख के बताइए, इसको दूसरी भाषा में क्या कहा जाएगा। यूनिवर्सल स्टेटमेंट, यूनिवर्सल ए स्टेटमेंट हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते थे, यूनिवर्सल अफर्मेटिव कैटेगरिकल प्रोपोजिशन। इसको या तो ए स्टेटमेंट कहेंगे या तो कई जगह केवल जो है ना यूनिवर्सल अफर्मेटिव नाम से भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो वही समझ जाना कि ए स्टेटमेंट यूनिवर्सल मतलब हर जगह, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब सब जगह, सब, सभी जगह। एफर्मेटिव मतलब हाँ। अर्थ क्या हुआ, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो सब चीज में हाँ करता है,
ठीक है, यस मैं नहीं, कुछ भी हुआ, चावल खाएगा, हाँ, रोटी खाएगा, हाँ, गाय बकरी है, हाँ बकरी है, बकरी गाय है, हाँ है। तो ये हो गया ए स्टेटमेंट। ठीक है, ऑफिस में ऐसे लोग देखते होंगे आप, है ना, ए टाइप के लोग होते हैं, एकदम खतरनाक, बॉस इज ऑलवेज राइट वाली मेंटालिटी। इससे क्या होता है, अपना जॉब तो सुरक्षित रहता है, लेकिन कई बार जो है ना कंपनी बंद होने की भी नौबत आ जाती है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव कैटेगरिकल प्रोपोजिशन सर, ए भाई घूमो यार इधर, सभी जगह हाँ। ठीक है, तो सभी जगह हाँ में क्या है, जैसे एग्जांपल देख लिया इसका, क्या इसका फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट है ऑल एस, और यानी ऑल सब्जेक्ट्स आर प्रेडिकेट, ऑल एस आर पी। ठीक है, एस और पी इसीलिए यूज कर रहे हैं। एस से हो गया सब्जेक्ट आपका, तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन आता है, सब्जेक्ट आता है, और पी से हो गया प्रेडिकेट। ऑल ए आर बी भी कहीं पे आप दे सकते हैं, ऑल, है ना, एक्स आर वाई, लेकिन हम लोग एस और पी यूज करेंगे ताकि दो, है ना, एक तीर में दो शिकार हो जाए हमारे। तो ऑल एस आर पी, इसी पर बिठाइए, ऑल डॉग्स आर मैमल्स। तो जब आपको पता चलेगा, ये स्टेटमेंट को देखिए, क्या है ये, ए स्टेटमेंट यूनिवर्सल अफर्मेटिव, क्या कह रहा है, ऑल, ऑल क्या है, इसका यूनिवर्सल पार्ट है, सबकी बात कर रहा है, सभी सभी एकदम पूर्ण। यूनिवर्सल है, ठीक है, यूनिवर्सल पार्ट आपको दिख गया। आर, ठीक है, ये आर क्या हो गया, कॉपुला हो गया, क्या आर नॉट है, नहीं, या ये क्या कह रहा है, हाँ वाली बात है, तो ये अफर्मेटिव आपको दिख गया कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, ऑल डॉग्स आर मैमल्स, कुछ कोई चीज में नकार रहा है, नहीं नकार रहा है, तो अफर्मेटिव है, यूनिवर्सल है। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको मिल ही गया, सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें बताइए, इस एग्जांपल में, डॉग सब्जेक्ट है, ठीक है, और मैमल्स क्या है, प्रेडिकेट है, तो ऑल डॉग्स आर मैमल्स, बस, सिंपल है ये स्टेटमेंट। अब दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, ए के बाद कौन सा स्टेटमेंट होगा, बी स्टेटमेंट, नहीं, बी स्टेटमेंट नहीं होगा, ई स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ए बी सी डी करके नहीं है, ए ई आई ओ यू जैसे होता है ना 5 वॉवेल्स, तो ए ई आई ओ 4 वॉवेल्स होते हैं, तो वैसे करके हम लोग देखेंगे, तो ए ई स्टेटमेंट है। तो ई स्टेटमेंट को आप क्या कहिएगा, इसका नाम कौन बताएगा ई स्टेटमेंट का, बोल सकते हैं कोई भी, ऊपर तो फ्लो चार्ट देख करके, जो कॉपी में आप लोग लिखे होंगे। यूनिवर्सल अफर्मेटिव कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। ठीक है, तो ये ई स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव नहीं होगा, यूनिवर्सल नेगेटिव होगा, सॉरी, वही तो, वो नेगेटिव, तो ए स्टेटमेंट यही चीज हाँ सेम वो लिखा हुआ ये था। था, हाँ ठीक है, यूनिवर्सल नेगेटिव कैटेगरिकल प्रोपोजिशन होगा। तो यूनिवर्सल नेगेटिव अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव कैटेगरिकल प्रोपोजिशन हो गया। अब ये क्या रहा था, यूनिवर्सल अफर्मेटिव कह रहा था, और ये यूनिवर्सल नेगेटिव है, तो ये केवल हाँ हाँ करता था, है ना, हर बात में हाँ करता था। ठीक है, मजबूर पति है, हर चीज में हाँ करता है। और उसके बाद क्या है, ये यूनिवर्सल निगेटिव है, खुसट पत्नी है, हर बात में ना करती है। इसी का आप उल्टा भी कर सकते हैं, खड़ूस पति और भोली पत्नी। तो ये हिसाब है। अब ये क्या कह रहा है, इसका जो फॉर्म है, अब देखिए फॉर्म जो है ना, हम लोग पढ़े ही थे पिछले स्टेटमेंट में कि फॉर्म क्या होता है, फॉर्म मतलब आइडियल रूप होता है। तो ये जो ऊपर वाला ये जो स्टेटमेंट देखे, ये उसका फॉर्म था, अब इसका भी हम लोग फॉर्म देख लेते हैं। इसका फॉर्म क्या है,
नो एस आर पी, कोई एस पी नहीं है, ठीक है, इसी पे बिठाइए एग्जाम्पल। नो कैट्स आर डॉग्स। अब बोलिए कि सर इसका एग्जाम्पल नो डॉग्स आर मैमल्स क्यों नहीं लिखे? क्योंकि अगर वो लिखता है तो वो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑल डॉग्स आर मैमल्स ये सही है, तो नो डॉग्स आर मैमल्स कैसे सही होगा? डॉग्स भी तो मैमल्स ही होते हैं ना, स्तनधारी होता है मैमल का मतलब, स्तनधारी जीव जो बच्चों को जन्म देते हैं, जो अंडा नहीं देते हैं। तो वैसे जो हो गए, तो वो क्या हो गए? मैमल्स की श्रेणी में। तो नो कैट्स आर डॉग, इसमें जो नो वाला पार्ट हो गया, ये क्या हो गया? यूनिवर्सल निगेटिव, ठीक है। यूनिवर्सल नेगेटिव। अगेन सब्जेक्ट क्या है? कैट्स, प्रेडिकेट क्या है? पी, और आर क्या है? कॉपुला। क्लियर है? कॉपुला को हम COP से शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है, आप लोग कॉपुला भी लिख सकते हैं या कॉप भी लिख सकते हैं। तो इस तरह को हम लोग कहेंगे ई स्टेटमेंट। सबका अलग अलग जो है ना। अब इसके बाद वेन डायग्राम भी हम लोग देखेंगे, थोड़ा वेन डायग्राम कैसा होता है। सेट थ्योरी भी आप लोग को एक दिन हम लोग को पढ़ाना, एक दिन हमको पढ़ाना है ना, मैथ का रीजनिंग। रीजनिंग में बहुत काम देता है सेट थ्योरी। अच्छा, इसी बीच में हम पढ़ा देंगे। ई स्टेटमेंट हो गया। अब जो ऐसे हम लॉजिकल रीजनिंग नहीं पढ़े, खाली सेट थ्योरी पढ़े, और उसके बाद हमको कभी लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना नहीं पड़ा बनाने के लिए एग्जाम में। मतलब ये नेट वाले के अलावा जैसे लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं ना, कभी नहीं पढ़े। सेट थ्योरी पढ़ा था, तो पहली बार जब लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन बनाए तो 100% स्कोर किया। तब से वही होता गया। तो सेट थ्योरी एक ऐसा चीज है ना, आप उसके ना उस थ्योरी के मूल को ही पढ़ लीजिएगा, तो उसके बाद आप अपने से जो है ना वो बना सकते हो। और हमको, हाँ, वेन डायग्राम की जगह पे, पहली बार जब हम वेन डायग्राम बनाए थे 9वीं क्लास में, तो उस टाइम हम वेन डायग्राम देखे नहीं थे, अगला चैप्टर पहला ही सेट थ्योरी चैप्टर ही पढ़े थे। तो सेट थ्योरी जब पढ़े थे तो अपने माइंड से हमको लगा कि अगर इसको इस तरीके से गोल गोल बना के बनाया जाए तो कैसा होगा। तो हम गोल गोल बना करके ना, ऐसे करके उस तरीके से बना के टीचर को दिखाए, तो टीचर बोले वेन डायग्राम से मत बनाओ। बोले क्या सर? तो बोले कि ये वेन डायग्राम मेथड है। तो हमको लग रहा था कि हम अपना मेथड निकाले हैं, खुश होकर के, बच्चा लोग नहीं होता है। तो पता चला कि नहीं, ये तो वेन डायग्राम है, पहले से निकला हुआ, ऐसे ही बनाया जाता है। बोले अच्छा, देखो अगले चैप्टर में। तो ये चीज हो गई। अब क्या हो रहा है कि वैसे ही हम लोग देखेंगे कि वेन डायग्राम क्या, आप लोगों को पता ही है वेन डायग्राम, फिर भी बताना है तो बता ही देंगे यहाँ पे। तीसरी चीज हो गई आई स्टेटमेंट, ठीक है। आई स्टेटमेंट। अब सर ये आई स्टेटमेंट क्या है, देख लीजिए ऊपर, पार्टिकुलर अफर्मेटिव आई, ठीक है, AEIO क्या है? पार्टिकुलर अफर्मेटिव। पार्टिकुलर अफर्मेटिव कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। तो आई स्टेटमेंट ही है। ये क्या कहता है कि पर्टिकुलर, इसका जो फॉर्म है, इसका फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। इसका जो फॉर्म है, ये क्या है? इसका फॉर्म है सम SRP। सम मतलब क्या? पार्टिकुलर कुछ, ठीक है, सम SRP। जैसे अब इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं नीचे, ठीक है। तो इसमें मेन चीज क्या रहा कि पर्टिकुलर है, सम कुछ की बात की गई है, यूनिवर्सल सब की बात नहीं कही गई। दोनों यूनिवर्सल में ए और ई में क्या देखे थे कि सब की बात कही गई थी। एक में क्या बोलता था कि ऑल, और एक में बोलता था कोई नहीं। तो जब आप कहता है ना, जैसे कहते हैं ना कि एक स्टेटमेंट आप लोग देख लीजिए कि एक स्टेटमेंट है, मूलतः कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता है ना, कहते हैं ना कि मूलतः कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता। तो ये कह रहे हैं कि, या फिर कोई कोई आदमी ना अंदर से बुरा नहीं होता, ऐसे करके कहते हैं लोग। तो कोई जब आप कह रहे हैं तो इसका मतलब कि आप सब की बात करें, कोई ऐसा नहीं है, नो वन इज देयर। तो ये क्या हो गया? ई स्टेटमेंट हो गया, यूनिवर्सल नेगेटिव। तो क्या इसमें ट्रूथ है? नहीं। हम लोग आम बातचीत में क्या करते हैं कि ऐसी बातें कर देते हैं, पर वो वैलिड आर्ग्यूमेंट है कि नहीं, इसकी हम लोग चिंता नहीं करते।
जैसे कि उसी का विपरीत लीजिए कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव का हर आदमी मूलतः अच्छा ही होता है। तो फिर उसमें आपने क्या किया, हर ऑल की बात की, तो वो क्या हो गया, यूनिवर्सल अफर्मेटिव यानी ए स्टेटमेंट। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव यानी ए स्टेटमेंट, यूनिवर्सल निगेटिव यानी ई स्टेटमेंट। ठीक है। पर्टिकुलर अफर्मेटिव, अब इसको कैसे याद रखा जाए ए ई आई ओ यू, तो इसका ट्रिक बताते हैं। ए स्टेटमेंट यानी यूनिवर्सल अफर्मेटिव है तो ए फॉर आप अफर्मेटिव मान लीजिए, जिसकी हाँ करने की बात है। ठीक है। तो ए से अफर्मेटिव हो गया, यानी सब जगह जो हाँ हाँ करे उसके लिए ए। तो वो ऐसा कौन सा है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है जो सब जगह हाँ करता है, तो उसके लिए हम लोग ए यूज करते हैं, ऑल। तो या फिर ऐसे याद कीजिए, ए से ऑल हो गया तो ए से अफर्मेटिव हो गया, या फिर ए स्टेटमेंट हो गया। तो जिस स्टेटमेंट में सब की बात की जाएगी वो क्या हो जाएगा, जिस भी स्टेटमेंट में सबकी बात की जाए तो वो ए स्टेटमेंट होगा। ठीक है। जब भी ऑल की बात हो तो वो चीज है। लेकिन इसका ज्यादा अच्छा तरीका है अफर्मेटिव याद रखने का। क्यों, क्योंकि कभी कभी आप कंफ्यूज रहेगा तो नो की जब बात करेंगे तो वो भी लगेगा कि नो मतलब भी तो वही होता है ना, नो मतलब कोई नहीं, तो फिर तो कोई नहीं में भी तो ले लिए ना पूरा, उल्टा कर दिए, बस उसका निगेटिव ले लिया, कोई नहीं का पूरा का निगेटिव। तो ए स्टेटमेंट हो गया और ई स्टेटमेंट हो गया। तो ए से आप लोग याद रखिए, ए से अफर्मेटिव, ई से निगेटिव, निगेटिव नी में बोलने में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, निगेटिव। और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो ई से जो है ना आप लोग याद रखिए इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहता है नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ई से इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, तो यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, ऑल नेगेटिव, पूर्णतः नेगेटिव। तो नो एस आर पी। तो इस तरीके से आप याद रखिए कि ए फॉर यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, ई फॉर जो है इलेक्ट्रॉन यानी माइनस, तो माइनस का मतलब नेगेटिव, तो यूनिवर्सल नेगेटिव। आई, आई मतलब क्या होता है, मैं कौन, मैं लंकापति रावण, जाकर कह दो अपने उस राम से कि वो अभी रावण के सामने बच्चा है। ठीक है। मैं की प्रधानता है, सबकी बात नहीं हो रही है, मेरी बात हो रही है, मैं पार्टिकुलर। ठीक है। तो ये हो गई। ठीक है। तो आई स्टेटमेंट याद रखिएगा, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर में क्या है, आई आ रहा है यहाँ पे, ऐसे भी याद रख सकते हैं, पार्टिकुलर अफर्मेटिव। तो ये हो गया आई। ठीक है। तो जहाँ पे आई आएगा, जहाँ पे अलग किया जाएगा किसी चीज को, है ना, भीड़ से जब अलग किया जाएगा आई की बात, अहंकार ही होता है ना, आइडेंटिटी जिसको हम लोग कहते हैं, कि वो आ, हम लोग को क्या करता है कि अपनी एक पहचान देता है, अपने आप को भेज देता है। और उस आई आइडेंटिटी को हम लोग क्या करते हैं, सब दिन पुष्ट करते हैं। बचपन में पैदा होते हैं तो हम लोग को लगता है कि हमारी तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, हम क्लिंज कर रहे होते हैं बड़ों से, हमें अपनी आइडेंटिटी बड़ों से प्राप्त होती है, फलाने का बेटा। ठीक है। ऐसे करके, फलाने की बेटी। तो आप केयर के लिए जो है, आपकी कुछ खुद की कोई अस्तित्व नहीं है, आप केयर करने के लिए सब चीज के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है, तो आप क्लिंज कर रहे हो बच्चों की तरह ना, रो रहे हो, और चीज बच्चे हैं तो वैसे ही। फिर बड़े बड़े हम लोग का आइडेंटिटी डेवलप होता है धीरे धीरे। फिर वहां से हम लोग मैं पे आते हैं, एक स्टेज हम लोग पढ़ते हैं ना साइकोलॉजी में, ऑब्जेक्ट परमानेंस का, कि खिलौना जो है बच्चा अपना, अब खिलौना को अपना बोलने लगता है कि मेरा खिलौना है, तुमको नहीं देंगे। ऑब्जेक्ट परमानेंस, वहीं से उसका आई का कंसेप्ट बनना चालू होता है कि ये मैं हूँ, ये मेरा खिलौना है। ठीक है, ये मेरा सामान है, मेरा कपड़ा है। तो सम एस आर पी, दीक्षांत का नोटिफिकेशन आते ही रहता है, ये कितना, सम एस आर पी। इसी का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, सम एस आर पी, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। सम स्टूडेंट्स आर एथलीट्स। ठीक है। तो ये क्या हो गया, सम वाला पार्ट पर्टिकुलर किसी एक निश्चित व्यक्ति को बता रहा है या कुछ अलग कर दे रहा है। पार्टिकुलर अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब हाँ की बात कर रहा है, ना की बात नहीं कर रहा है, तो ये आई स्टेटमेंट हो गया। ठीक है। अब देखिए इसको भी याद करने का एक ट्रिक है, पार्टिकुलर में भी आई, अफर्मेटिव में यहाँ पे भी आई, तो दो गो आई हो गया। ठीक है। तो आई आई हो गया, तो आई हो गया। ठीक है। आई आई आई, आई स्टेटमेंट। सम स्टूडेंट्स आर एथलीट्स। नाउ what about this part, this part is particular affirmative.
अगेन स्टूडेंट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, एथलीट्स हो गया प्रेडिकेट, और ये कोपुला। चलिए छोटे में यहीं पे हटा देते हैं इसको, आई स्टेटमेंट के बाद एक जगह हो जाएगा। ओ स्टेटमेंट, ओ पार्टिकुलर निगेटिव, ओ स्टेटमेंट पार्टिकुलर निगेटिव, ठीक है, किसी विशेष चीज के प्रति निगेटिविटी। जैसे दो व्यक्ति बैठे हैं, एक ने किसी की प्रशंसा कर दी, दूसरे दूसरे ने बोला ओ अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है। ऐसे पर्टिकुलर नेगेटिव, पार्टिकुलर नेगेटिव कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। जैसे इसका जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, सम एस आर नॉट पी। क्या मिल रहा है, नॉट, तो नेगेटिविटी मिल रही है, तो ये पार्टिकुलर नेगेटिव हो गया। सम है तो पार्टिकुलर हो गया, और नॉट है तो नेगेटिव हो गया, तो पार्टिकुलर नेगेटिव हो गया। इसी का एग्जांपल देख लीजिए, सम बर्ड्स आर नॉट, हाँ ये तो क्लासेस के टाइम कॉल करेगा भाई। हेलो, हाँ कोई बात नहीं, क्लास में थोड़ी देर बात करें, क्लास में ऑनलाइन लाइव चल रहा है, थोड़ी देर बात करें, ठीक है ठीक। तो सम बर्ड्स आर नॉट फ्लाइटलेस, तो कुछ चिड़िया क्या होती है, फ्लाइटलेस नहीं होती। मतलब क्या सारी चिड़िया उड़ती है, नहीं सारी नहीं उड़ती है, कुछ उड़ती है। इसमें क्या क्या कह रहा है, सम बर्ड्स आर नॉट फ्लाइटलेस। इसका मतलब क्या हो गया, अगर इससे नॉट हटा दे तो सम बर्ड्स आर फ्लाइटलेस, कुछ चिड़िया क्या करती है, फ्लाइटलेस होती है, उड़ नहीं सकती है, इसमें नॉट लगा दिए। सम बर्ड्स आर नॉट फ्लाइटलेस, इसी का जस्ट उल्टा। फ्लाइटलेस का मतलब, फ्लाइटलेस को हिंदी में क्या बोलेंगे, उड़ान के लिए अनुपयुक्त। कुछ चिड़िया उड़ान के लिए अनुपयुक्त नहीं होती है, मतलब क्या हो गया, उपयुक्त होती है, ठीक है। तो पर्टिकुलर निगेटिव इसका एग्जांपल हो गया। तो इसके बाद जो देखते हैं कि कौन कौन सा वेन डायग्राम किसके लिए यूज होता है। कहाँ चला गया भाई, वेन डायग्राम, VNN, ठीक है, वेन डायग्राम। सबसे पहले लेते हैं ए स्टेटमेंट का, ठीक है। ए स्टेटमेंट मतलब, ए स्टेटमेंट का फॉर्म बताइए जल्दी से कोई।
जल्दी जल्दी, देरी नहीं। ए स्टेटमेंट का क्या फॉर्म था? ऑल एस आर पी। ठीक है, ऑल एस आर पी। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? कौन बताएगा? गोल बनेगा सर। गोल तो बनेगा, ठीक है, लेकिन कैसे करके हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है, बताइएगा। ऐसा बनेगा क्या? नहीं, कैसा बनेगा? उसके बीच में बनेगा। बीच में बनेगा? क्यों बीच में बनेगा? क्योंकि ऑल का बात हो रहा तो उसके अंदर ही ना आएगा सर। बहुत अच्छा। तो जब हम लोग वेन डायग्राम की बात करते हैं तो कैटेगरियल पोजीशन का जो है, कैसे कैसे किस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा, वो हम लोग को देखना है। क्या लग रहा है? ऑल एस आर पी ये कैसे बनाया? ये एस हो गया और ये पी हो गया। अभी कौन आया है क्लास में ब्रो, इतना लेट से? सुप्रिया श्रीमाली। हाँ। तो चलो, ये चीज हो गया वेन डायग्राम ऑफ कैटेगरिकल प्रोपोजिशन। इस तरीके से हम लोग को लिख रहा है कि ऑल एस आर पी, हर एस जो है वो क्या है? पी है। तो क्या इस तरीके से होता है या इस तरीके से होता है? कोई बताएगा? किसी को डाउट है? कुछ गलत लग रहा है क्या? बोलिए बोलिए फटाफट। हाँ, उसी वाले बनाया है वो सही है। क्या हुआ? मतलब आवाज कम दूसरी आ रही है वाला आपकी जो भी। बना है वो सही है। इसमें दो फिगर बता रहे, ए और बी, बताइए सही कौन सा है, गलत कौन सा है? बी सही है सर, ये गलत। ठीक है, आपके हिसाब से। अदर कोई? आप तो बता ही चुके हैं, हम देखना चाह रहे हैं कुछ। नाम लीजिए सर, तब बताइए। अच्छा छोड़िए, हटाइए। ए स्टेटमेंट और बी स्टेटमेंट ऐसे में। बी स्टेट ठीक है, तो नेचुरली समझने के लिए जो है हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि ये बी वाला जो है पोर्शन ये, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, ई स्टेटमेंट पे। यूनिवर्सल नेगेटिव कोई नहीं है, इसका कैसे बनेगा? कोई ए बी नहीं है। ई स्टेटमेंट का ए और बी, कोई ए बी नहीं है, दोनों क्या है? अलग अलग है। ए अलग है और बी अलग है। आई स्टेटमेंट पर्टिकुलर निगेटिव, सम ए आर बी। इसमें क्या बनेगा? इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन का मतलब दो, ठीक है। सम ए आर बी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सम ए आर बी। तो सम ए आर बी जो हो गया, कुछ ए है जो कि बी है, तो कौन सा एरिया हुआ? ये वाला इंटरसेक्शन वाला हो गया सम ए आर बी। ओ स्टेटमेंट
बाप रे, इतना आसान है स्कॉलर बनना, सब चीजें पढ़ना पड़ता है, दार्शनिक दर्शन पढ़ना पड़ता है, लॉजिक पढ़ना पड़ता है, तब जा करके। सर यहाँ पे रुकिएगा 1 मिनट। ठीक है, वो स्टेटमेंट में क्या है, पार्टिकुलर है ना, सम एस आर नॉट पी, ठीक है, सम ए आर नॉट पी, अगर उस तरीके से लिया जाए तो सम एस आर नॉट पी या सम आई ए, स्टेटमेंट को एक बार फिर से बोल दीजिएगा तो, ये वाला बताएंगे, आई वाला। ठीक है, सम ए आर नॉट बी, पर्टिकुलर नेगेटिव। आई स्टेटमेंट में क्या हो गया कि यूनि क्या बोलते हैं, आई स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि आई स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर अफर्मेटिव, सम ए आर बी, कुछ ए है जो कि बी है, तो ए का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि बी में पड़ रहा है, ये वाला है बीच का, तो सम ए आर बी हो गया। ओ स्टेटमेंट में क्या है, सम ए आर नॉट बी, तो ए और बी देख रहे हैं मिला हुआ, इसमें क्या है, कुछ ए का ऐसा हिस्सा है जो कि बी से अलग है, बी से परे है, तो उसको हम लोग घेर दिए वो स्टेटमेंट। इस तरीके से जो है हम लोग का वेन डायग्राम सारे स्टेटमेंट के लिए बनता है, ठीक है। सॉरी, ये एक स्टेटमेंट का जब बताया तो मेरा नेट थोड़ा नहीं स्लो हो गया था, नहीं सुन पाए। क्या हुआ, किसका, ए का। ए स्टेटमेंट का, ए स्टेटमेंट का ये है कि ए स्टेटमेंट में क्या है कि ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी जो है पूरा ए पूरा बी है, तो क्या हो गया, ये वाला बी फिगर जो इसका, ये वाला जो फिगर है ये है हाँ। ऑल एस आर पी अगर बात करें तो, ठीक है, तो ये जो है इसका सही डायग्राम हो गया, ये हम डिस्ट्रैक्टर दिए थे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। हमको भी यही लगा था, इसलिए पूछ रहे थे। हाँ, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको ये चीज बहुत जरूरी है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, एकदम बोल्ड होना चाहिए कि हाँ भाई जो सही है वो सही है, तो उसी की प्रैक्टिस के लिए जो होता है ना, ये टेक्निक होता है टीचिंग का, कि जो है कंफ्यूज किया जाए और डिस्ट्रैक्ट किया जाए, ताकि आप जल्दी जो है वो कॉन्फिडेंट निर्णय ले सके क्विक टाइम में। ये भी इसी एक टीचिंग मेथोडोलॉजी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्रेन करने के लिए वो आते हैं, तो वहां जाके फिर आप कंफ्यूज होंगे, ये नहीं हो। तो यही है, इतना सही आज रहने देते हैं, ठीक है, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में। अब इसके बाद हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड को भी पढ़ेंगे, दोनों को पढ़ेंगे। तो पहले टीचिंग एप्टीट्यूड को हम लोग रिवाइज कर लेंगे एक क्लास में, मतलब नेक्स्ट जब होगा पेपर 1 का तब फिर उसको करेंगे, या फिर लॉजिक को ही पहले पूरा कर ले और बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड को पूरा करें, क्या करना है। जब ये स्टार्ट हो गया तो इसको ही पूरा पूरा कर लीजिए। हाँ वही है ना, बार बार आगे पीछे जाने पे और कंफ्यूजन होगी, तो क्योंकि अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा इसको बनाने में और स्कोरिंग भी है। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है कि थोड़ा सा इस मतलब इसको पढ़ लीजिएगा ना, तो इससे जितना क्वेश्चन आएगा वो 100% श्योर बनेगा, एक भी क्वेश्चन इससे ड्रॉप नहीं होने वाला है। मतलब 5 क्वेश्चन आएगा तो 5 का 5 इससे बनेगा, ठीक है, 10 नंबर एकदम फिक्स है लॉजिकल रीजनिंग चैप्टर। बाकी उधर टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या है कि कितना भी पढ़ लीजिए, तो उसमें भी बहुत हाई स्कोरिंग है, और उसमें लगभग सब लोग हाई स्कोर लाता है, क्योंकि क्या होता है ना, इतना ही कॉमन सेंस वाली चीज है टीचिंग, इतना कॉमन सेंस वाली चीज है, हर कोई पढ़ा है, ठीक है, और हर कोई लगभग बच्चे को या कहीं ना कहीं पढ़ाया ही है, घर में बच्चे को पढ़ाए होंगे या कुछ नहीं पढ़ाएंगे तो क्लास में पढ़े ही होंगे, तो वो बहुत ही ज्यादा इजी है। थोड़ा टर्म्स वगैरह होता है और थोड़ा स्थिर से बस सोचने देखने का। तो इवन टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा चीज है ना कि पीवाईक्यू से, जैसे हम बताए कि रिवर्स इंजीनियरिंग होता है एक तरीका, कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते चलिए और उससे जो थ्योरी है वो बताते चलिए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड तो ऐसा चैप्टर है कि वो सिर्फ पीवाईक्यू से हैंडल हो जाएगा, तो 5 में से समझिए 4 क्वेश्चन तो आपका जो है ना टीचिंग एप्टीट्यूड का केवल पीवाईक्यू से ही निकल जाना चाहिए। तो इसीलिए वैसी वैसे जगहों पर हम लोग क्या करते हैं, समय बचाते हैं, और जो बड़ा वाला पार्ट है, जो डीप जो पार्ट है सिलेबस का, उसमें ज्यादा समय लगाते हैं। तो आज यहीं पे रह गया क्लास ओवर, बाकी सर किसी को थोड़ा कुछ नेट पूछना हो लिखना हो तो